हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे G20 समिट इंडिया के बारे में, जहां पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बना दिए हैं और उन पर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। मेरे को कई बार ताज्जुब होता है कि कई सारे क्रिएटर्स, कई सारे एजुकेटर्स कैसे विद इन 2 घंटे वो सेशन को पूरे 84 पैराग्राफ्स को पढ़ भी लेते हैं और आपके सामने MCQ लेकर या उसका रिवीजन लेकर आ जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, सॉरी सर, मेरे को टाइम लगता है। कम से कम 1 से 2 दिन पढ़ना पड़ा पूरा पैराग्राफ जो 84 पेजेस का था, बिकॉज अगर मैं चाहता तो किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लेता, वो मेरा काम है नहीं। इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो बनाए गए हैं फ्रॉम दी 84 पैराग्राफ्स, जो कि था आपका एट दी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि इस बार का मेन डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो G20 की वेबसाइट पर इवेंट्स हुए हैं उनको हमने यहाँ टेकअप किया है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ टीचर्स की, एजुकेटर्स की और एग्जाम निकालने वालों की, कि वो सोर्स से पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? सोर्स, जैसे कि अगर आपको पढ़ना है RBI के बारे में तो RBI की वेबसाइट से पढ़िए। सिमिलरली आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपको फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस न्यूज़पेपर से पढ़िए। जब आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हम लोग के पास आते हैं, तो हम सिर्फ एक जरिया हैं आपको उस खबर को सिंप्लीफाई करने का। हमेशा इसको समझिए और हमसे डिमांड कीजिए आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। कभी भी हमें इतना ऊपर मत ले जाइए कि आप हमसे क्वेश्चन ना कर पाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत ज्ञान हो गया, आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक वार्म अप है। G20 समिट जो है इंडिया में, वो कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया था? तो ये समिट जो है इंडिया में, इसे ऑब्जर्व किया गया था आपका 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में। वहां पर इसको ऑब्जर्व किया गया था। जो थीम है इस बार के समिट का वो था वासुदेव कुटुंबकम, जो मेन थीम है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये जो आपका थीम है, ये कौन से भारतीय ऐतिहासिक एंशियंट स्क्रिप्चर से लिए गए हैं? महाउपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, केनो उपनिषद या प्रश्न उपनिषद? तो इसका आंसर है ये महाउपनिषद से इसे दोस्तों आपका लिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्या थीम था इस बार के वेन्यू का? व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेन्यू जो इस बार G20 समिट इंडिया का था? इंडिया हैबिटेट सेंटर, भारत मंडपम, PM G20 सेक्रेटेरिएट या फिर इंडिया मंडपम? आंसर यहां पर है आपका भारत मंडपम, जो इस बार का समिट का वेन्यू था। सवाल एक और आएगा, इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अब G20 का परमानेंट मेंबर बन गया है और अब G20 को रिक्रिसन, उसका नाम फिर से चेंज हुआ है और नाम आपका G21 जो है वो कर दिया गया है। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, FATF, अफ्रीकन यूनियन, नाटो और 7 आइस। आंसर है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की ही बात करेंगे तो अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन हैं, जिनका नाम है अजाली आसुमानी, अगर आपने एक फोटो देखी होगी जहां पर वो गले लगा रहे हैं, एकदम चिपट गए हैं मोदी जी से, और उन्होंने बाद में इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे रोना आ रहा था वहां पर। उनकी बात कर रहे हैं, अजाली आसुमानी जो चेयरपर्सन बने, और वो एक बहुत ही जो एक बहुत सुंदर सा इमेजरी था वहां पर। जब वो बैठे, उनके सामने अफ्रीकन यूनियन का झंडा आया और वो एकदम पूरे सम्मान के साथ बैठाया गया उनको, बड़ा ही बहुत अच्छा वो एक जेस्चर था इंडिया का भी और G20 का भी। तो क्वेश्चन है कि वो इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। कई बार सवाल आता है कि UN सेक्रेटरी जनरल कहाँ से बिलोंग करते हैं। कई बार सवाल आता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं। इंटरेस्टिंगली इस बार वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, जिनका नाम क्या है? अजय पाल सिंह बांगा। वो भी इंडिया आए थे अपनी वाइफ के साथ, वो भी इस इवेंट के एक डिग्नेटरी थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही है कि किस कंट्री से है? इस कंट्री का नाम है आपका कोमोरोस। कोमोरोस से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अफ्रीकन यूनियन की ही बात करते हैं। अभी अफ्रीकन यूनियन का जो समिट है वो आपका कीनिया में हो रहा है, हम सब जानते हैं, जहां पर UAE ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है कीनिया में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए। तो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने के बाद G21 में अब कितने मेंबर कंट्रीज आपके हो चुके हैं? कितने मेंबर कंट्रीज आपके हो चुके हैं? 66, 71, 74 या फिर 21? थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया है सवाल पे। आंसर यहां क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 74। 74 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं, जिसमें कैसे ऐड करोगे? 59 प्लस 19, ठीक है, जो आपका 74 रहेगा। लेकिन
अगर हम इसमें ईयू को जोड़ दें, अब आपको बताना है अब कुल कितनी कंट्रीज हो गई हैं। बात समझिएगा ध्यान से। यहां पर अगर हम अफ्रीकन यूनियन को मेंबर्स को जोड़ें प्लस कंट्रीज को जोड़ें तो 74 होगा, +1 ईयू 75 होगा। लेकिन अगर हम ईयू के मेंबर्स को जोड़ें, अब आप पे सवाल है अब कितनी कंट्रीज मेंबर हो गई हैं आपकी ऑफ द G21। इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, दो अलग अलग सवाल हैं, क्योंकि यहां पर सवाल आ सकता था आपसे कितने मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन के हैं, उसका आंसर 55 है। एक और सवाल है कितने मेंबर कंट्रीज आपकी हैं ऑफ G20, 19 है, एक ईयू है, ईयू में कितने मेंबर्स हैं, इसका जवाब अब आपको कमेंट सेक्शन में आज देना है। इनमें से वो कौन सा अलायंस है जिसे लॉन्च किया गया है फॉर प्रमोटिंग बायोफ्यूल एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इनमें से किसे चूज किया गया है एज एन ऑल्टरनेटिव? ग्लोबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोमास अलायंस, गोबर्धन योजना, कौन सा वो आपका यहाँ पर योजना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जहां पर इंडिया का इंटेंशन है, इंडिया का प्रपोजल है कि वर्ल्ड वाइड जो पेट्रोल है, वर्ल्ड वाइड जो फ्यूल है, उस फ्यूल में 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए ऑफ एथेनॉल। उसको उसकी ब्लेंडिंग के लिए उन्होंने ये अलायंस जो है उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, जिससे कि जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं कंट्रीज उनको फायदा पहुंचे और उनको भारी भरकम जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं उसे ना करना पड़े। इनफैक्ट इंडिया शुगर केन के माध्यम से, कई और होम ग्रोन प्रोडक्ट्स के माध्यम से वो ऑयल इंपोर्ट को कम कर देगा। उसका जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज, गोवर्धन योजना भी इसके अंदर एक रोल प्ले कर सकती है। गोवर्धन योजना प्लीज पढ़ लीजिएगा, 2022 से लेकर अब तक किसी ना किसी एग्जाम में इस पर सवाल 110% आया है। अगर हम वही की बात करें तो आरआरबी पीओ में सवाल आया था, और उससे पहले बात करें तो ये यूपी के 2 एग्जाम से सवाल आ चुका है इसके बारे में। इनफैक्ट पिछले साल ये सवाल आपका आरबीआई ग्रेड बी जैसे पेपर्स में भी और कई बड़े पेपर्स में भी ये सवाल आपका आ चुका है। तो गोवर्धन योजना के बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। कितने मेंबर्स आपके हैं फाउंडर्स ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? कितने मेंबर्स हैं? 8, 9, 10 या 11? आंसर है आपका 9। इंडिया, यूएस, ब्राजील, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और यूएई, ये मेंबर्स हैं आपके, फाउंडर्स हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के। जीबीए जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मेंबर्स हैं, उनमें मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो बायोफ्यूल को बनाते हैं अपने देशों में। सवाल है इन ऑप्शंस में से या ओवरऑल इनमें से कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल का? तो उसका आंसर है क्या रहेगा? यूएसए। यूएसए में 52% पे होता है, नंबर 1। 52% दुनिया का जो प्रोडक्शन है बायोफ्यूल का वो यूएसए में होता है। सेकेंड नंबर पे ब्राज़ील है जहां पर 30% होता है, और 3% के साथ इंडिया नंबर 3 पे है, और ये इस मेंबरशिप में थर्ड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द बायोफ्यूल। इंडिया इसको लेकिन काफ़ी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा अगला जो G21 समिट है वो कहाँ पर होगा? वो ब्राज़ील में होगा। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष, स्टेट हेड लूला डिसिल्वा, उन्होंने उनको हैंडओवर कर दिया है मोदी जी ने बैटन, और अब अगले साल इनफैक्ट 1 दिसंबर को इस साल वो G20 की जो G21 या G20 की प्रेसिडेंसी है उसको हैंडओवर ऑफिशियली जो है वो आपका किया जाएगा। इसका मतलब है अभी नवंबर के एंड तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक 4th मीटिंग हुई है आपकी सस्टेनेबल फाइनेंस की वाराणसी में, वो लेटेस्ट मीटिंग है, दैट वाज द 4th SFWG सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि वाराणसी में किया गया। तो मीटिंग्स अभी होती रहेंगी और नवंबर के एंड में जाकर ऑफिशियली हैंडओवर किया जाएगा टू ब्राज़ील। ये बात को याद रखिएगा, डेट है आपकी 1 दिसंबर। कितने कंट्रीज हैं जो और कितनी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को? 12 countries, 10 organizations, 10 countries, 12 organizations, 12 countries, 19 organizations, 19 countries, 12 organizations। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 19 countries and 12 organizations। कितने G20 इनवाइटी कंट्रीज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को? 3, 4, 5 या फिर 6? आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई, इन्हें इनवाइट भी किया गया था, और यही इन्हीं उनमें से ये 4 कंट्रीज हैं उन 8-9 कंट्रीज में से जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। एक और सवाल बनेगा,
हाउ मेनी G20 नॉन सपोर्टिंग कंट्री, जो G20 में इनवाइट नहीं हुई थी, जो G20 को सपोर्ट भी नहीं करती हैं, फिर उसके मेंबर्स नहीं है, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है। वो कितनी कंट्रीज हैं? वो नंबर है आपका 8। आइसलैंड, कीनिया, गयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा एंड फिनलैंड। ठीक है जी, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है, वो साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली टू स्टैब्लिश द आईएमईसी। आईएमईसी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि चाहे रोड का माध्यम हो या सी का माध्यम हो, उससे अपना सप्लाई चेन को बेटर करेगा। और अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, जो इंडिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड है, उसमें करीब 40% का ग्रोथ इस कॉरिडोर से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रशिया का नाम नहीं है, लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इंडिया नहीं आए थे, ही गेव अ फॉपा, मतलब उन्होंने इस बार के समिट में नहीं आए। फॉपा मतलब उन्होंने इसको लीव आउट किया, होता है ना, वेल लेफ्ट। जैसे कि इमाम उल हक कर रहे थे बॉलिंग ऑफ जसप्रीत बुमराह, और फिर निक लग गया और चले गए, तो फॉपा किया उन्होंने, और वो नहीं आए थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी अच्छा है। वो 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक एक उनका फोरम चल रहा था व्लादिवोस्तोक में, जो कि एक पोर्ट सिटी है रशिया की, वहाँ पर कहा कि हमारे लिए भी ये कॉरिडोर बेहतर काम करेगा। अच्छा, इसी कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ये पार्ट है पीजीआईआई का, जिसका फुल फॉर्म दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एक इनिशिएटिव है, इनमें से किस के द्वारा, जो फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज में थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ईयू, यूएन, G7 या फिर FATF? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज G7। G7 नेशंस ने इसको कुछ साल पहले शुरू किया था। इनफैक्ट यूके में जो G7 समिट हुआ था, वहां पर इसका डिस्कशन हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की प्रायोरिटी है, चाहे वो भारत का गति शक्ति मिशन हो, चाहे गति शक्ति विश्वविद्यालय हो, चाहे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, ये सारा, चाहे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, सारा का सारा जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर फोकस करता है। और इंडिया का मिशन है कि 2025 तक हमें एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बनना है। वो तभी बन पाएंगे जब हम ये सारा चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि ये एक कॉरिडोर आपका बनाया जा रहा है। G20 का जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट है, इसको भी रिलीज किया गया इस बार के G20 समिट में। और यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशंस को रिलीज किया, जिसने इंडिया की तारीफ की है कि उसने बेहतरीन काम किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 सालों के अंदर अंडर द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को पेश किया है। उसका नाम है आपका द वर्ल्ड बैंक, उसने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसी रिपोर्ट पर रहते हैं। एज पर दिस रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर की है, इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने उसके अप्रोच ने अचीवमेंट किया है 47 ईयर्स का फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्रेस इन जस्ट हाउ मेनी ईयर्स। मतलब अगर जो करंट पेस था इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से पहले, अगर वही रहता तो 47 ईयर्स लगते डेवलपमेंट होने में, लेकिन विद इन हाउ मेनी ईयर्स वो डेवलपमेंट आपका हो गया। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 साल में हमारे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है, चाहे वो यूपीआई की बात करें, चाहे वो भारत बिल पेमेंट की बात करें, चाहे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें, चाहे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, चाहे हम APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की बात करें, AEPS की बात करें, यूपीआई की बात करें, ठीक है, NACH की बात करें, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें, ठीक है, सारा कुछ एग्जाम्पल है, E-रूपी की बात करें, है ना भाई। कितनी मैं एग्जाम्पल दूं आपको, सारा कुछ एग्जाम्पल है कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी डॉक्यूमेंट पे रहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जो एक विजन, और मैं आपको बता दूं कि ये एक विजन था लेट फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली साहब का। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, जैम, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है। ये टर्म उन्होंने कॉइन किया था और कहा था कि ये दुनिया बदल देगा, भारत की दुनिया को ये एक मिसाल होगा, जिसमें जनधन अकाउंट की बात की गई थी, जिसको 9 साल पूरे हुए हैं। आधार की बात की थी अभी हाल ही में, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में आधार ने अपना जो एक फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है, मुंबई के इस फेस्टिवल में उसने वो दिखाया है।
तो आधार भी अपना काम कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग, हर किसी पर मोबाइल होना चाहिए, है ना, वो काम भी अब हमने कर चुके हैं। तो सवाल है कि उससे जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन था, जो 25% का था, वो विद इन 6 ईयर्स कितने परसेंट इंक्रीज किया है, कितने परसेंट हो चुका है? आंसर है उसका स्टैगरिंग 80%। एक चीज और जो लोग नहीं जानते, जो पहली बार आए चैनल पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिंदी मतलब होता है वित्तीय समावेशन। इसको अगर आसान भाषा में कहूं, हर किसी को कम से कम पैसे पे फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अगर आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट बंद कर सकते हैं, अगर आप एटीएम आपके घर के पास है, अगर आप घर बैठे अपने फ़ोन मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, आप विदाउट एनी फीस आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन चेकबुक इशू करा सकते हैं, ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, ये सारा कुछ क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा, ताकि देश का हर एक वर्ग फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंडर आ जाए। इसी रिपोर्ट की फिर से बात करें तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैं वो ट्रिपल हुए हैं फ्रॉम 147.2 मिलियन जो कि 2015 में था, उससे बढ़कर अब आपके 462 मिलियन हो गए हैं जून 2022 में। वुमेन इनमें से कितने परसेंट अकाउंट्स को ओन करती हैं, कितने परसेंट अकाउंट्स वुमेन ने ओपन किए हैं इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में? तो उसका नंबर है 56%। इतना परसेंट वुमेन ओन करती हैं अकाउंट्स इन दी जनधन योजना अकाउंट्स ऑफ एक्सीडिंग 260 मिलियन अकाउंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के। इसी रिपोर्ट की दोस्तों बात करें जो कि वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर की है, तो जो डिजिटल गवर्नमेंट टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर फैसिलिटेट किया है, उससे करीब 361 बिलियन डॉलर्स का ट्रांसफर हो चुके हैं टू बेनिफिशियरीज, जो कि यूज किया है 15 मिनिस्ट्रीज ने अक्रॉस 312 स्कीम। उसके जरिए उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट पैसा दिया है टू द पीपल बेनिफिशियरीज को। 2023 में कितने बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए आपके फॉर द मंथ ऑफ मई? वैसे तो अगले महीनों में हमने 10 बिलियन भी कर दिया, लेकिन मई का जिक्र यहां पर हुआ है, तो वहां जो ट्रांजैक्शंस थे जो कि यूपीआई का यूज करके हुए, वो थे आपके 9.41 बिलियन ट्रांजैक्शन। इतने ट्रांजैक्शन आपके मई में हुए। आगे चलकर जून जुलाई अगस्त में आपके 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस को भी हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट बात है, एज पर द वेरी सेम डॉक्यूमेंट जो वर्ल्ड में प्रिपेयर किया है, कुछ एनबीएफसीज का जो एक एसएमई लेंडिंग कन्वर्जन रेट है, मतलब कैसे वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लेंड कर सकते हैं, उन प्रपोजल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है उसकी अगर बात करें 65% सेविंग हुई है इन डिप्रिसिएशन कॉस्ट और 66% कॉस्ट रिडक्शन हुआ है फ्रॉड डिटेक्शन में। बैंक कस्टमर्स की जो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट इंडिया में है, जो पहले आपकी $23 थी, मतलब अगर हमें किसी कस्टमर को बैंक का कस्टमर बनाना था, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, स्पेसिफिकली एमएसएमई सेक्टर में, तो $23 खर्च करने पड़ते थे फॉर अक्वायरिंग अ कस्टमर। वो अब आपका कितना कम हुआ है? ये आपका इतना था, अब दोस्तों हो गया है आपका ओनली $0.1। $0.1 खर्च करके अब जो लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कस्टमर्स बैंक के किसी ना किसी फॉर्म में बन रहे हैं। बड़ा बड़ा डिफरेंस है, पहले आपका $23 था, अब $0.1 खर्च करके, इसे हम कहते हैं सीएससी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये कॉस्ट यहाँ पर कम होकर हो गई है $0.1। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब आते हैं उसी पार्ट पे एक और, एज पर द G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय वर्ल्ड बैंक, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है उसने एनेबल किया है 1.13 बिलियन अकाउंट्स फॉर डेटा शेयरिंग विद 13.46 मिलियन कंसेंट्स रेज्ड। सवाल है, एक अकाउंट एग्रीगेटर है क्या? स्टेटमेंट 1, एनबीएफसी जिनका असेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा है, वो ऐसी कोई कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कैरी करती है प्रिंसिपल बिजनेस एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज का। स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट 3, ऐसी कंपनी, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसका प्रिंसिपल बिजनेस है प्रोवाइडिंग फाइनेंस वेदर बाय मेकिंग लोन्स एडवांस और अदरवाइज अदर दैट असेट फाइनेंस कंपनी। या फिर एक ऐसी कंपनी जो डेटा प्रोवाइड करती है टू अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बेस्ड ऑन यूजर्स एक्सप्लिसिट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंसेंट। इनमें से आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी। आसान भाषा में कहूं तो आपने अपना जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपका अकाउंट डिटेल्स, आपका कई सारी डिटेल जो कि इंपॉर्टेंट है कहीं पर रजिस्टर होने के लिए फॉर फंड ट्रांजैक्शंस, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो आपने क्या किया? यू कोलैबोरेटेड विद एन अकाउंट एग्रीगेटर, उसको आपने कंसेंट दिया। उस कंसेंट के बाद ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द कंपनी यू वांट टू इन्वेस्ट, टू द कंपनी यू वांट टू डू बिजनेस विथ। इससे क्या होगा कि बिना आपके कंसेंट के आपका डेटा शेयर नहीं होगा, और जितना डेटा आप शेयर करना चाहते हैं उतना डेटा आप शेयर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को ज़ेरोधा पर अकाउंट बनाना है,
ज़ेरोधा ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, कभी भगवान करे वो स्पॉन्सर करे, बिकॉज अगर कोई स्पॉन्सर करे मेरे वीडियो में, ज़ेरोधा चाहता हूँ, ज़ेरोधा से बेहतर कंपनी अपकमिंग स्टार्टअप मुझे कोई नहीं लगता, ऑनेस्टली बताऊँ। मैंने बहुत सारे कंपनी में काम किया, लेकिन ज़ेरोधा से बेटर कंपनी मुझे कोई नहीं लगती इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क एथिक। तो अगर वो करे कभी कोलैबोरेट हमारे साथ, बढ़िया बात है। तो ज़ेरोधा में आपने अकाउंट ओपन किया तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। कई बार क्या होता है, आप मैनुअली उसको इन्फॉर्मेशन देते हो, डाउनलोड करके अपलोड करते हो। इट्स अ पेन्स टेकिंग अप्रोच, बहुत ही समय लगता है। लेकिन अगर एक अकाउंट एग्रीगेटर के साथ टाइप होगा तो ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन आप अप्रूव करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को अकाउंट एग्रीगेटर ज़ेरोधा को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो जो अकाउंट एग्रीगेटर है, बेसिकली वो हेल्प करेगा आपकी आपसे आपके डेटा को उस पर्टिकुलर आपके डेटा को उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रोवाइड करने में। इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है और ये मेंशन भी यहाँ पर किया गया था। विद रिगार्ड्स टू सेम डॉक्यूमेंट, क्या फुल फॉर्म है DEPA का? फुल फॉर्म्स एग्जाम में आने लगे हैं, हर एग्जाम में आने लगे हैं। इसका फुल फॉर्म है डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, की हाइलाइट्स G20 इंडिया समिट की थी कि G20 कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वो ट्रिपल करेंगे द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय विच ईयर। वाले करेंगे वो आने वाले 3 सालों, आने वाले 7 सालों में, दैट इज 2030। As per G20's commitment to global food security and nutrition, G20 डिक्लेरेशन हाईलाइट करता है ह्यूमन सफरिंग को और उसके इम्पैक्ट ऑन द वॉर इन यूक्रेन, ऑन ग्लोबल फूड एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। G20 लीडर्स ने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव होना चाहिए, जो कि अभी रुक चुका है। अभी रशिया ने इसको मानने से मना कर दिया है, इनफैक्ट इसमें इन्वॉल्व होने से फिर से मना कर दिया है। क्वेश्चन है कि ये डील जो है वो ब्रोकरेज की थी, मीडिएट की थी यूएन ने और कौन से देश ने? दो पार्टीज हैं, यूक्रेन और रशिया, जो कि पार्टीज हैं, लेकिन मीडिएटर दो लोग थे, एक यूएन और दूसरी कौन सी कंट्री? उस कंट्री का नाम है आपका तुर्की। तुर्की अभी न्यूज़ में इसलिए भी है बिकॉज तुर्की ने एंडोर्स किया है इंडिया को टू इट्स बिड ऑफ द UNSC मेंबरशिप। जो भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उसको उसके प्रपोजल को एंडोर्स किया है तुर्की के प्रेसिडेंट ने, रिसेप तैयब अर्दोगन, और ये बड़ी खबर है। नेक्स्ट, अंडर द कमिटमेंट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी, उसने हिस्टोरिक कंसेंसस लिया है दो एस्पेक्ट्स पे। एक है आपका डेक्कन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स और फूड सिक्योरिटी, और दूसरा उन्होंने लिया है एक डिसीजन ऑन कंसेंसस ऑन महर्षि इनिशिएटिव। सवाल है, महर्षि इनिशिएटिव का संबंध इनमें से किससे है? आसान सवाल है, आंसर है उसका मिलेट से। महर्षि का फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो G20 का डिनर हुआ था, जो शेफ थे जिन्होंने क्यूरेट किया था मेन्यू, उनका नाम था कुणाल कपूर। ठीक है, उन्होंने मशरूम और मिलेट्स, इनका ही यूज किया था। समझ रहे हैं आप लोग? इनका ही उन्होंने जो है दोस्तों वो यूज किया था, और इसीलिए बहुत ही सात्विक खाना आपका बना था इस बार के G20 गाला डिनर में। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस साल है, हम सब जानते हैं। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस साल इंडिया ने ऑब्जर्व किया था? आंसर है 2018। अंडर द कमिटमेंट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, G20 लीडर्स ने एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ पहला एक्रोनिम AMIS, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड दूसरा द ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशंस ग्लोबल एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, दैट इज GEOGLAM, फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, बेहतर पारदर्शिता के लिए। ये इंक्लूड करता है एक्सपैंडिंग AMIS टू इंक्लूड वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनहांसिंग द कोलैबोरेशन विद अर्ली वार्निंग सिस्टम टू अवॉइड फूड प्राइस वोलेटिलिटी। इसका मतलब है कि ये वेजिटेबल ऑयल्स को भी ऐड करेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में, और अर्ली वार्निंग सिस्टम कि हमें पता चल जाए कि भाई आगे मौसम खराब है, क्रॉप खराब हो सकता है, तो उससे जो प्राइस है वो ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। एमए जो है वो एक इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है जो फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करता है और पॉलिसी रिस्पॉन्स करता है फॉर फूड सिक्योरिटी। सवाल है, एमएस को पहली बार लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2011 में। ये कई लोगों ने नहीं पता है, इसको लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन से तीन सवाल आएंगे। एमएस का फुल फॉर्म, जियोग्लास का फुल फॉर्म, और जियोग्लाम का फुल फॉर्म, और कब बना था 2011 में। सिमिलर एक सवाल और आपसे आएगा कि अंडर द कमिटमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जियोग्लाम एनहांस करता है मार्केट ट्रांसपेरेंसी को और फूड सिक्योरिटी को बाय प्रोवाइडिंग
टाइमली एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। जियोग्लैम पॉलिसी मैंडेट करता है, इनिशियली केम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। उनकी मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर की, और ये मीटिंग 2011 में हुई थी। किस प्रेसिडेंसी में? जहां पर जियोग्लैम को और एमिस को दोनों को ही एक्सेप्ट किया था हमारे देशों ने, G20 देशों ने। 2011 में हुआ था समिट आपका फ्रांस में। तो अंडर द फ्रेंच प्रेसिडेंसी एमिस को, जियोग्लैम को एज अ एजेंसी, एज अ प्लेटफॉर्म हमने एक्सेप्ट किया था। G20 इंडिया समिट के दौरान इंडिया और कौन से कंट्री ने अग्री किया है टू वर्क टुगेदर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया मर्कर्सर, जो कि एक ग्रुपिंग है उनका, जो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। पीटीए क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उनसे उनसे प्रेफर करेंगे एग्रीमेंट करना। मर्कोसर एक ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे है। तो इसके लिए किसके साथ अग्रीमेंट हुआ है? ये अग्रीमेंट दोस्तों आपका हुआ है ब्राजील के साथ, ठीक है। ये अग्रीमेंट आपका जो है वो 2009 में हुआ था पहली बार। और जो कस्टम ड्यूटी होती है, या फिर जो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे नंबर ऑफ गुड्स हैं, उनको कम करने, एलिमिनेट करने का ये एक अग्रीमेंट हुआ था। तो उसको लेकर जो है वो अग्रीमेंट हुआ है अंडर दी इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ब्राजील और इंडिया ने G20 समिट के दौरान साइन किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का जो वेन्यू है G20 इंडिया समिट का, उसका नाम है भारत मंडपम, जो इंस्पायर किया गया है फ्रॉम अनुभव मंडपम। ये कंसेप्ट दिया था लॉर्ड बसावेश्वरा ने। बहुत ही महान संत है डाउन साउथ, बहुत ही महान संत है वहाँ के। और ये सिचुएटेड है प्रगति मैदान में, हम सब जानते हैं। इसे इनॉग्रेट किया गया था 26 जुलाई को मोदी जी ने। क्वेश्चन है, इसका बजट कितना है? यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दूं। कई बार ना सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर सब कुछ दे दिया था सवाल में, यही चीज़ पता नहीं थी। ये कुछ ऐसा सवाल है, सब कुछ दे दिया लेकिन ये नहीं पता था। बजट इसका है आपका, था इसका इनफैक्ट 2700 करोड़ का। नेक्स्ट पे आते हैं। कितने लंबे फुट टॉल नटराज स्टैचू है जिसे क्राफ्ट किया गया है फ्रॉम अष्ट धातु, जो कि एक 8 मेटल अलॉय से बना है, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्ट्रक्चर डिपिक्टिंग लॉर्ड शिवा इन हिज डांसिंग फॉर्म, ठीक है। रिनाउंड स्कल्प्टर राधा कृष्णन स्थापति, जो कि स्वामी मलाई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बनाया है इसको, जिसका वेट है आपका 18 टन का। कितने हाइट का ये आपका है, जिस वजह से ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ऑफ शिवाजी, ऑफ लॉर्ड शिवा? आंसर है इसका 27। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों देखो, दो फॉर्म्स होते हैं आपके डांस फॉर्म शिव जी के, जो मेरी लिमिटेड जानकारी है, आप क्लियर कर सकते हैं मेरे को। पहला होता है तांडव, जो हम सबने देखा है, इट इज द मैस्कुलिन साइड ऑफ लॉर्ड शिवा। दूसरा होता है लस्य, ठीक है, जो कि फेमिनिन साइड है ऑफ लॉर्ड शिवा। हम ऐसे ही थोड़े शिव जी को कहते हैं अर्धनारीश्वर, इसीलिए कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो वो आपका जो उनका स्टाइल है डांस का, वो लस्य फॉर्म का है, ना कि तांडव फॉर्म का। ये भी आ सकता है, समझ रहे हैं? और जो लोग सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं वो भी देखें, तांडव फॉर्म में नहीं है वो, लस्य फॉर्म में वो उनकी मुद्रा उस डांस फॉर्म की है, याद रखिएगा। जैसे कि कई मैं देखता हूँ कि एंग्री हनुमान के लगते हैं पोस्टर गाड़ी के पीछे, गलत है वो। हनुमान जी के बारे में ये मिथ्या फैली हुई है, ठीक है। स्माइलिंग हनुमान लगाइए, बेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो डिजाइन नटराज स्टैचू का, वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है फ्रॉम नटराज आइडल्स, जो कि कई प्रतिष्ठित प्रोमिनेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स में पाए जाते हैं, जिनमें नटराज टेम्पल, तिल्लाई नटराज टेम्पल है चिदम्बरम में, उमा महेश्वर टेम्पल है कोनंजीपुरम में, बृहदेश्वरा बिग टेम्पल है तांजावुर में। क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो इनमें से जो है वो आपकी है बृहदेश्वरा टेम्पल, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नटराज डायनेस्टी ऑफ, नटराज फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाई है इनमें से किस साम्राज्य के साथ, इनमें से किस डायनेस्टी के साथ? और वो थ्राइव की थी 9th to 11th सेंचुरी एडी में। वेल बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, चोला वंश, उनसे इनका संबंध है। जो कोणार्क चक्र है, इमेज उनकी उड़ीसा सन टेम्पल की, वो बैकग्राउंड था ऑफ द G20 इन फर्स्ट डे, जब वहाँ उनको इनवाइट किया गया, उनको उनका जो रिसेप्शन था। और इमेज नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो बैकड्रॉप था ऑफ द डिनर, ठीक है। अब सवाल है, ये यूनिवर्सिटी जो कि भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी इतिहास में, वो इनमें से किस स्टेट में है? उस स्टेट का नाम है आपका बिहार। राजगीर में यूनिवर्सिटी को अभी रिस्टोर भी कर दिया गया है। आपको बताना है किसने इस यूनिवर्सिटी को
बर्बाद किया था, खास तौर पे इसकी लाइब्रेरी को जला दिया था उस मक्कार व्यक्ति का, उस, एक अंग्रेजी वर्ड बोलूं, निनकॉम्पूप, अभी आप सर्च करिएगा ये वर्ड क्या होता है, वो है वो, उसने ये काम किया था। उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाहर मंडपम था वहां पर आप देख पा रहे, मुझे खांसी जुकाम भी है तो माफ करेगा उसके लिए। एक क्राफ्ट बाजार है जिसे लगाया गया था भारत मंडपम में। इस बाजार में 30 स्टॉल्स थे जिसमें तांजावुर पेंटिंग्स, तेलिया क्लॉथ और डोकरा मेटल वर्क मेन अट्रैक्शंस थे। ठीक है, तांजावुर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तांजावुर पेंटिंग, तेलिया क्लॉथ कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और डोकरा मेटल वर्क कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। तांजावुर जो है वो बिलोंग करता है तमिलनाडु से, तेलिया क्लॉथ तेलंगाना से, और ढोकरा मेटल वर्क आपका छत्तीसगढ़ जो है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अराकू वैली अराबिका, अराकू वैली कॉफ़ी जो है वो वन ऑफ द गिफ्ट्स थी जो दिए गए इस बार के G20 डिग्नेटरीज को, उनकी वाइफ्स को भी। ये इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है दोस्तों आपका कर्नाटका में। ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, गिफ्ट्स को लेकर भी बहुत रिसर्च की मैंने, बहुत रिसर्च की, और मैंने पाया कि बहुत सारे गिफ्ट दिए गए हैं, तो मैंने उसका एक कंपाइलेशन आपके लिए यहाँ पर बना दिया है। देखिए, वो जो पूरा गिफ्ट केस था ना, अगर हम जेनरिक बात करें जो सबको दिया गया डिग्नेटरीज को, उनमें पहला था आपका एक हैंड क्राफ्टेड संदूक, जो कि हैंडक्राफ्ट किया गया है रोजवुड से। ठीक है, एक तो वो था। दूसरा सैफरन, जाफरान कहते हैं पर्शियन में, केसर कहते हैं हिंदी में, वो एक एक्सपेंसिव स्पाइस है, वो दिया गया एक डब्बे में भर के। फिर पेकोई दार्जिलिंग टी और नीलगिरी टी ये दिए गए। फिर मैंग्रोव हनी दिया गया। फिर अराकू वैली कॉफ़ी कॉफ़ी बताई दिया मैंने। फिर पश्मीना शॉल ये भी दिया गया जो कश्मीर से बिलोंग करता है। इसके अलावा जिगराना इत्तर जो कन्नौज से है, बेहतरीन इत्तर है, मैं लगाया है, बहुत महंगा है भाई। फिर खादी स्कार्फ महात्मा गांधी जी का। फिर 2 पोस्टेज स्टैम्प इस बार दिए गए 20 रुपए ईच के, जो कि G20 कम्युनिटिव कॉइन्स थे। उसके अलावा कॉइन्स दिए गए, एक कॉइन था 75 रुपए डिनोमिनेशन का और एक था 100 रुपए का। 75 ईयर इसलिए बिकॉज इस साल हमारे 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं, और बाकी 100 रुपए का क्योंकि आने वाले 25 साल को दिखाते हुए जो हमारा अमृतकाल है उसको लिए ये 2 कॉइन्स यहाँ पर दिए गए। इसके अलावा स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर्स की स्पाउसेस को अलग से भी एड ऑन दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीरी पश्मीना स्टोल इन अ पेपियर मैश बॉक्स, ये दिया गया टू ऑस्ट्रेलियन पीएम्स वाइफ एंड ब्राजीलियन पीएम्स वाइफ। ठीक है। फिर असम स्टोल कादम वुड बॉक्स का दिया गया टू द स्पाउस ऑफ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। ठीक है, उनकी वाइफ को। फिर कांजीवरम स्टोल इन कादम वुड जाली बॉक्स दिया गया जापानीज पीएम की वाइफ को, जिनका नाम था योको किशिदा। उन्होंने बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई। ठीक है, तो ये दिए गए। इसके अलावा बनारसी स्टोल इन कदम वुड बॉक्स दिया गया यूके पीएम की वाइफ ऋषना की अक्षता मूर्ति जी को, और इक्कत स्टोल इन टीक वुड बॉक्स दिया गया टू द वाइफ ऑफ मॉरिशस पीएम। तो ये गिफ्ट अलग अलग दिए गए। मुझे लगता है यही एक रीज़न है कि व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, है ना, क्योंकि वो तो, है ना, मजाक अपनी ओर है, लेकिन वो इसलिए भी नहीं आए थे बिकॉज इन देशों ने, कई देशों जो आए थे G20 में, उन्होंने उनको अरेस्ट एट साइट का ऑर्डर दिया है ना, कहीं भी पकड़ सकते हैं उनको, है ना, तो वो भी एक रीज़न था। लेकिन उन्होंने तारीफ तो खैर कर ही दी है G20 की कि भाई, इनफैक्ट ये आप ब्यूरोक्रेसी देखिए इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, कि सबके लिए अच्छा है, मतलब 99% लोग तारीफ कर रहे हैं, बारिंग आर फ्रेंडली नॉट सो फ्रेंडली नेबरहुड पाकिस्तान, उनको छोड़ दें, बाकी सबने तारीफ की है। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। विद रिगार्ड्स टू कोलैबोरेशन ऑफ द एट G20 इंडिया समिट, इंडिया ने सपोर्ट दिया है टू द रिप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री, जो कि एक रिपेयरिंग और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है। वेल ये प्रोजेक्ट आपका यूएसए का है, उसको अपना सपोर्ट दिया है इंडिया ने, और इंडिया भी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है। अंडर द G20 कमिटमेंट टू WTO रिफॉर्म्स, G20 लीडर्स ने एक्सप्रेस किया कमिटमेंट टू रिफॉर्म द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बाय विच ईयर। वेल ये आने वाले सालों में, अगले साल ही ये सिस्टम को रिफॉर्म आपका कर देंगे। 15 स्पाउसेज G20 लीडर्स की इंक्लूडिंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ योको किशिदा सितंबर 9 को विजिट किया। उन्होंने 1200 एकड़ का पूसा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि was the seat of Inner Green Revolution। सवाल है ये कैंपस कहाँ पर है? आंसर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, डे 2 समिट में, G20 समिट में
किसने प्लेज किया है टू कंट्रीब्यूट $2 बिलियन टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ताकि क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर पाए? आंसर है उसका सरप्राइजिंगली यूके, जो कि रिसेशन में जाने वाला था, उसने ये $2 बिलियन जो है वो कमिट यहां पर किए हैं। डे 2 में इनमें से किस प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट जो है वहां पर G20 लीडर्स जो है वो गए थे? मेरी आवाज में दर्द आ गया है। टू पे देयर ट्रिब्यूट्स। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजघाट। हम सब जानते हैं बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर दृश्य था। अगेन मैंने ऑक्सीमोरॉन यूज किया, एक तरफ सुंदर बोला एक तरफ मार्मिक बोला, लेकिन बहुत ही बेहतरीन दृश्य था जब सारे वर्ल्ड लीडर्स, भारत के सबसे बड़े नेता, भारत के सबसे प्रचलित व्यक्ति दुनिया भर में आज भी, जो भारत के एक महान फ्रीडम फाइटर थे, उनके चारों ओर खड़े थे और देवर पेइंग ट्रिब्यूट्स। महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो वहां पर वो गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप जहां भी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, इसकी पीडीएफ चाहिए और अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए करंट अफेयर्स के, तो इस पर आइए, स्कैन कीजिए इसको और तुरंत मेरे साथ जुड़ जाइए बिना किसी संकोच के। बाकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन इंटरेक्शन मेरा ज़्यादा यहाँ पर होता है। साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप इस नाम से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इटर्नल ऑप्टिमिस्ट 11। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।